topic is capacitors. Next topic is capacitors. और कैपेसिटर के अंदर जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, हैंड रिटन शीट नंबर 28 नंबर शीट है, रिसेप्शन से लेंगे। कैपेसिटर का जो टॉपिक स्टार्ट है, कैपेसिटर वर्ड कहाँ से आ रहा है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटी से कैपेसिटर कैसे बना? जैसे हमारे पास कोई भी एनर्जी है, जैसे मान लो लाइट एनर्जी है या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैं उसे स्टोर करना चाहता हूँ। क्यों स्टोर करना चाहता हूँ? मान लो लाइट है, दिन में तो सनलाइट से मेरा काम चल जाएगा, पर रात को मुझे जब दिखेगा नहीं तो मैं चाहता हूँ कि लाइट एक बल्ब जलाऊँ। बल्ब जलाने के लिए या तो इलेक्ट्रिसिटी लाइव आए, सीधी आती जा रही है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर अगर बिजली नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि कोई सोर्स हो जहाँ पर मैं, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके रखूँ ताकि बाद में उसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो ऑब्वियसली स्टोरेज की ज़रूरत है मेरे पास। स्टोरेज नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे घर में पानी आ रहा है, पानी अगर 9 से पहले आ रहा है, ठीक है, काम चल रहा है। अगर नहीं आ रहा तो पानी तो चाहिए, तो घरों में क्या लगाया जाएगा? एक स्टोरेज टैंक। हम दिन में टैंक से पानी ले सकते हैं। तो क्या टैंक मेरा कैपेसिटर है? नहीं, टैंक मेरा कैपेसिटर नहीं है। आप कहोगे फिर टैंक कैपेसिटर क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो स्टोर कर रहा है आपके किसी भी पानी को, तो आपके घर का कैपेसिटर तो टैंक हुआ। टैंक नहीं हुआ क्योंकि मान लो ये आता है, इसमें बोला कि मेरे को पानी चाहिए अभी के अभी, मेरे ऊपर घेर दो, कितना? 25 लीटर पानी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ तो रुक, मैं जरा अभी ऑन करता हूँ टैप, और इसने बोला पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं, पानी नहीं आ रहा, स्टोर किया हुआ है मैंने। तो वहाँ से ऑन करता हूँ और स्टोर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है, लेकिन 25 लीटर उस इंस्टेंट में तो नहीं निकल रहा। इट विल टेक टाइम, 10 मिनट लगेंगे, 25 लीटर पानी बाल्टी भरेगी तो जाके मैं इसके ऊपर गिरूँगा। अब रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि मुझे को तो अभी चुटकी जाते गिरो, तो ऑब्वियसली वो टैंक मेरा पर्पस सॉल्व कर नहीं पाएगा। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि माइंड में आता है कि स्टोरेज जो है वो सिर्फ कैपेसिटर ही क्यों कर रहा है? स्टोरेज तो हमारी बैटरी भी कर रही है। बैटरी चार्ज को स्टोर नहीं करती। वैसे आपके नॉलेज में बता दूं मैं, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें कुछ और प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अदरवाइज चार्ज स्टोरेज का काम बैटरी का होता है। बट फिर भी कई लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेव तो हो ही जाती है, चाहे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव, बिल्कुल सही है। तो फिर वो हमारा कैपेसिटर हो गया? नहीं, वो कैपेसिटर नहीं होगा। मेरा काम है सपोज या तो बिल्कुल जो बिजली आ रही है सीधी यूज़ कर लूँ, लेकिन अगर सीधा यूज़ करना है वो तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है अगर बिजली चली जाए तो मैं क्या करूँ? तो इन्वर्टर लगा हुआ है, बैटरी लगा दी मैंने बाहर। तो लोगों ने कहा क्या वो आपका कैपेसिटर है क्योंकि वो एनर्जी स्टोर कर रहा है? नहीं, वो कैपेसिटर नहीं है, वो बैटरी है। ये बिल्कुल वैसी सेम सिचुएशन है जैसे घरों में पानी तो आ रहा है 9 से पहले, पर मैं वो तो यूज़ कर लूँ, मेरी मर्जी, लेकिन अगर वो चला जाए फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं अपना टैंक यूज़ करूँगा, स्टोरेज। वो कैपेसिटर, मैंने बोला ना वो कैपेसिटर नहीं। तो मेरे घर में कैपेसिटर क्या? मेरे घर में वो बाल्टी एक कैपेसिटर है जिसमें मैं टैंक से पहले पानी भरूंगा 25 लीटर, फिर इसको ऊपर गिर दूंगा मैं विद इन इंस्टेंट। तो यानी कि जो मैं बकेट बाल्टी भर रहा हूँ वो मेरा कैपेसिटर है। टैंक क्या हुआ मेरे घर का? बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, और पीछे जो बिजली आ रही है और जो पानी आ रहा है वो नॉर्मल लाइट है। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करते हैं, पीछे सीधा पानी आ रहा है, वो यूज़ अगर ना करना हो तो टैंक स्टोरेज है, पर मेरे को इंस्टेंट चाहिए तो मेरे को बाल्टी भर के इंस्टेंट नहीं गिरना पड़ेगा। तो टैंक जो हुआ वो इन्वर्टर बैटरी हो गई पानी की लैंग्वेज में, और बाल्टी क्या हो गई? कैपेसिटर हो गया, क्योंकि उसने स्टोर भी कर लिया उसमें से चार्ज निकाल के, और इंस्टेंटली चाहिए, विद इन नो टाइम आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक? घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सीधी यूज़ कर लूँ, मेरी मर्जी। अगर चली जाती है तो बैटरी के अंदर जो बैटरी इन्वर्टर है वो पानी के टैंक की तरह काम कर रही है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को तो अभी इंस्टेंटली बहुत चार्ज चाहिए। कोई बोलता है तो चार्ज करोगे क्या? मैंने बोला मैं कैमरा है मेरे पास, कैमरा में फ्लैश लाइट यूज़ होती है, जैसे एग्जाम्पल है। जब आप कैमरा में बटन दबाते हो तो बहुत रात को स्पेशली तो फ्लैश चाहिए होती है, तो लाइट क्लियर आती है। वो फ्लैश का मतलब बहुत सारा चार्ज है जो इमीडिएटली आपको बाहर निकाल के फेंकना है।
जो कि लाइट की फॉर्म में इमीडिएटली कन्वर्ट हो। तभी तो आप फ्लैश बहुत यूज़ करते हो तो बैटरी एकदम ख़त्म भी हो जाती है। तो वो फ्लैश जो कैमरा के अंदर बैटरी है वो कैपेसिटर नहीं है, वो तो आपके घरों में पानी का टैंक है और आपने क्या यूज़ किया, उसके आगे एक कैपेसिटर, एक छोटी बाल्टी यूज़ की। तो उस बाल्टी ने क्या किया, उस बकेट ने क्या किया, आपकी जो बैटरी है उसमें से चार्ज को स्टोर करके रख लिया। आपने बटन दबाया, इकट्ठा पूरी बाल्टी ने उठा के चार्ज को बाहर फेंक दिया। आप लोगे वो काम तो बैटरी भी कर लेती, क्योंकि लिया तो बैटरी से ही है। सेम सिचुएशन है, आप टैंक से पानी 25 लीटर नहीं ले पाए ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसमें, पाइप छोटी है। बिल्कुल वैसी बैटरी चार्ज होने में और चार्ज को रिलीज करने में, दोनों में बहुत टाइम लेती है। बैटरी चार्ज होने में टाइम लेगी, आप नॉर्मल बैटरीज को भी देखते हो, और खाली होने में टाइम लेती है, एक 4-5 घंटे लगते हैं। कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज को निकाल भी सकता है और इंस्टेंटली चार्ज को अपने अंदर भर भी सकता है, दोनों काम कर लेता है विद इन नो टाइम। तो कैपेसिटर और बैटरी में फ़र्क समझ में आ रहा है। यहाँ तक हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपेसिटर। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टोरेज की ज़रूरत है हमारे पास। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना पड़ेगा उन सिचुएशन के लिए जहाँ पर जैसे फ्लैश और ये चीज़ें हमें चाहिए, जहाँ इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है चार्ज की, वहाँ हमें ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना पड़ेगा। वाटर जैसे टैंक में स्टोर करना पड़ता है। बैटरी इज अ स्टोरेज डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी क्या करेगी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोलाइट डालती है आप उसमें। There is a need of storage device that can give large current and large energy. बैटरी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज या करंट को रिलीज एकदम नहीं करती, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है लार्ज करंट, लार्ज एनर्जी इन अ वेरी लेस टाइम, बहुत जल्दी करे खाली। वी नीड, जैसे 25 लीटर का पानी चाहिए घरों में, इंस्टेंट चाहिए, वो नहीं मिलता हमें बकेट चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए एक जगह में से या लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए तो हमें कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है या तो क्या रिक्वायरमेंट है। तो वी नीड अ स्टोरेज डिवाइस। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्जेस। मतलब किसी ने कहा सर कैपेसिटर में चार्ज कैसे जाएगा। कैपेसिटर में चार्ज एक नॉर्मल प्रोसीजर से जाएगा, जैसे आप बॉडी को चार्ज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया बाय सम मैकेनिज्म, तो आपको वर्क डन करना पड़ा, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला और तीसरा निकाला, चौथा निकाला, करते 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 बहुत चार्ज हो गया। आपने और चार्ज निकाला और चार्ज हो गया, और चार्ज हो गया, और चार्ज निकाला और तो चार्जेस कंप्रेस होते जा रहे हैं, टाइट होते जा रहे हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इसमें चार्ज स्टोर कर रहे हो। ऐसा करने में आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन। वो वर्क डन खराब नहीं गया, आपने चार्ज भर दिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया आसपास। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपका वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। और आप इस स्टोरेज डिवाइस को क्या बोल सकते हो, कैपेसिटर। ये मेरा कैपेसिटर है, इसने क्या स्टोर किया हुआ है, चार्ज। आप कहोगे इसमें से चार्ज बाहर कैसे निकालूं। मान लो एक मिनट के लिए कि मेरी बॉडी कंडक्टर है और मैं इसे हाथ लगा देता हूँ, मेरी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्लो भी कर जाते हैं, हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है। तो बॉडी को जब टच करेगी मेरे इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो यानी कि देखो मेरी बॉडी में करंट फ्लो होना, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे यूज़ करूँगा। जैसे सपोज करो अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती और मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर देता, तो सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो के एक जगह दूसरी जगह जाते, और जाते कैसे, वायर में से जाते। हम बोलते वायर में करंट जनरेट होना स्टार्ट हो गया। आप बल्ब ऑन करना चाहो बल्ब ऑन करो, कुछ भी ऑन कर सकते हो। पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि चार्ज स्टोर हो गया, चार्ज को तो निकाला ही जा सकता है। कैसे, बाय कनेक्टिंग इट विद सम अदर बॉडी विद अ कंडक्टिंग वायर। एक तार के साथ जोड़ेंगे तो अपने आप चार्ज बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टोरेज का काम ये कर रहा है। इसको डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि आप टच करोगे आपको कुछ नहीं होगा, आपको होगा। अगर बहुत सारा चार्ज है, आपने इसको टच किया तो आप फील करोगे कि आपको शॉक भी लगेगा, हल्का सा झटका भी लगेगा। अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर हुआ है, कैपेसिटर पंखे के अंदर भी लगा होता है वैसे, तो पंखे के अंदर क्या काम करता है बता देता हूँ। आप अगर पीछे इलेक्ट्रिसिटी सीधी आ रही है तो पंखा किसी भी स्पीड में मूव करेगा। आप रेगुलेटर लगाते हो और कैपेसिटर लगाते हो
तो बिल्कुल वैसे ही है कि पीछे से पानी की सप्लाई मेरे घर में किसी भी स्पीड से आ रही है, कभी पानी स्लो आ रहा है, कभी फास्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कांस्टेंट सप्लाई हो, तो मैं क्या करता हूँ, उसको टैंक में फिल कर लेता हूँ, फिर उसको तेज चलाता हूँ, कांस्टेंट सप्लाई आनी स्टार्ट हो जाती है। कैपेसिटर का यही काम है, आप इलेक्ट्रिसिटी को सीधा इसको नहीं दो, कैपेसिटर के थ्रू दो। कैपेसिटर अपना चार्ज स्टोर करता है, चार्ज को कांस्टेंट सप्लाई से रिलीज करना शुरू कर देता है। आप पंखा 1 पे करते हो तो चार्ज रिलीज स्लो करता है, 2 पे करते हो थोड़ा फास्ट करता है, 3 पे करते हो थोड़ा और फास्ट करता है। तो पंखे की स्पीड कैन बी रेगुलेटेड, आप चेंज कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये कैपेसिटर की एप्लीकेशन है। तो मैं बात कर रहा था इसको टच करने की। अगर तो ये माइल्ड है, हल्का चार्ज है, तो हो सकता है कि आपके बाल भी खड़े हो जाए, जैसे वो मिस्टर बीन के मैं हमेशा बोलता हूँ खड़े होते हैं वो कार्टून में। क्यों? चार्ज है, क्योंकि जब चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली जो हेयर है उसमें ज़्यादा इफेक्ट है, बहुत हल्का है और उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं, तो ये इफेक्ट होगा। या अगर ज़्यादा ही होगा थोड़ा झटका भी लग सकता है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, स्टोरेज की तरह काम कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? सो इसके अंदर क्या मेंशन्ड है कि जैसे एक बकेट है, इसको बकेट के साथ कंपेयर करते हैं। ये एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r और इस पे मैंने चार्ज देना शुरू किया। एक बकेट है एज अ कैपेसिटर मेरे घर में, मैंने पानी भरना शुरू किया। बकेट की हाइट बढ़ती जा रही है पानी की, इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है चार्ज का। एक ही बात है ना? ये क्या स्टोर कर रहा है? चार्ज। ये क्या स्टोर कर रहा है? वाटर। हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। फिर हाइट बढ़ती 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 टॉप मोस्ट लेवल पे आ गया, हम बोलते हैं इसकी कैपेसिटी खत्म होगी पानी को स्टोर करने की। आप और पानी भरोगे तो ये क्या कर देगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। इसके अंदर भी चार्ज भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, एक टाइम पे इसकी कैपेसिटी खत्म होगी, अभी और चार्ज नहीं ले सकता। तो फिर क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी हवा में चार्ज ओवरफ्लो हो जाता है, पर हमने सुना नहीं कभी कि चार्ज भी कभी उठता है। चार्ज को मूव करने के लिए कंडक्टर चाहिए। अब बताता हूँ कि कैसे हवा में चार्ज किया, उसका फिनोमेना है। तो कंपैरिजन समझ में आ रहा है। तो होगा क्या कि बाल्टी वाला एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही क्लियर है, पानी ओवरफ्लो होना ही होना है। तो इसका भी एग्जाम्पल बहुत क्लियर है। होता क्या है कि आपके पास एक कंडक्टर है, ये रहा, आपने इसको चार्ज दिया, ये रहा, चार्ज देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत हाई पोटेंशियल है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ऑब्वियसली जिसकी डायरेक्शन हर तरफ है, और V ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसपास बहुत ही ज़्यादा है। इसके आसपास एयर है, और चार्ज ये ले नहीं सकता, बस लिमिट हो चुकी है इसकी लेने चार्ज देने की। इसके आसपास एक एयर का एटम है, एयर के एटम में न्यूक्लियस है पॉजिटिव, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन है। एयर एक बहुत बैड कंडक्टर है, चार्ज हवा में कभी नहीं उड़ता, तो बॉडी पे रहता है, हमें मालूम है। एयर में कभी कंडक्ट नहीं होता। बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं कंडक्ट होता? क्योंकि एयर का जो एटम है उसका पॉजिटिव नेगेटिव को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करके रखता है, तो इसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। बट अब क्या हो गया, आपका प्लस चार्ज इतना ज़्यादा हो गया, फील्ड इतना ज़्यादा हो गया कि इसने इसके एटम का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। न्यूक्लियस रोक नहीं पाया, तो ऑब्वियसली इसने इलेक्ट्रॉन को लिया और अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया। अपनी जगह क्या हो गया, ये प्लस रह गया अकेला। हम बोलते हैं एयर क्या हो गई, आयनाइज हो गई। नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल कभी नहीं होता, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज बहुत भर गया, तो फिर इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जो अंदर एटम है एयर का, उसका इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ लिया, प्लस चार्ज ने छीन लिया, फोर्स से अट्रैक्ट कर लिया, अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर ली। यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये चार्ज किससे ले रहा था, आपसे ले रहा था। कैसे ले रहा था, आपस में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे। इसने मना कर दिया था और इलेक्ट्रॉन मत रिमूव करो कि मेरी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, पर आप हट नहीं रहे, पीछे से और प्लस प्लस करे जा रहे हो। तो इसने एयर को थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन लिया, अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर ली। अब ये आपको कह रहे हैं कि चल ठीक, अब एक ही सीट है मेरे पास, तो मेरा एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल। आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसने फिर प्लस कर लिया। जैसे ही प्लस हुआ, इसने दूसरे एयर का एटम तोड़ दिया,
अब इसकी देखो अभी एक थ्रेशोल्ड पे आ चुका है, ज़्यादा चार्ज प्लस जाता है एटम टूट जाता है एयर का, नहीं जाता तो वहीं रह जाता है। तो आप पीछे जब चार्ज देते हो प्लस, ये तोड़ देता है एटम को, फिर अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लेता है, एयर के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, फिर ये और चार्ज ले लेते हैं आपसे प्लस। आप नोट करो आपका लिया हुआ चार्ज अल्टीमेटली किसको मिलता जा रहा है, एयर में। तो आप बोलेंगे आप इधर से 2 चार्ज देते हो, इधर से 2 एटम टूट जाते हैं एयर के, आप पीछे से 4 चार्ज देते हो प्लस के, वो एयर को तोड़ देता है, थ्रेशोल्ड पे आ चुका है वो एकदम अपनी, तो एयर को आयनाइज ही करता जा रहा है। आप ये समझें जैसे पानी लीक हो रहा है बकेट में से, चार्ज लीक हो रहा है हवा में, तो हवा में चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप एक कैपेसिटी से बहुत ऊपर हाई पोटेंशियल डेवलप कर दें और चार्ज को एक्स्ट्रा देना शुरू कर दें जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो लीकेज सिर्फ बाल्टी में नहीं है, पानी की लीकेज चार्ज की भी हो जाती है। चार्ज की लीकेज एक्चुअली वो एयर का मॉलिक्यूल है या जिसका एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो चार्ज को ना तो सिर्फ उसके सरफेस पे चलेगा। ऐसा होता है ना, ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन हो गई ना। जैसे मान लो मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हूँ और आप सब एयर के एटम हो, आप ऐसे तो मान लो इसको कह रहा हूँ यार इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मैं देता, मैं बैड कंडक्टर हूँ, मैं दे नहीं सकता। अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चाहूँगा एज अ पॉजिटिव चार्ज, अब मैं छीन लूँगा ना, वो ऐसे कैसे देगा, इलेक्ट्रॉन मैंने छीन लिया, मैं पॉजिटिव हूँ ना, इसका इलेक्ट्रॉन मैंने छीन लिया, ये रोक ही नहीं पाया। रोकेगा कौन? इसका न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस रोक नहीं पाया, मेरी फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई, मैंने ले लिया, अकेला प्लस बन गया। अब जबरदस्ती कर रहा हूँ ना मैं एयर के साथ, तो एयर को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, एयर का एटम को तोड़ रहा हूँ। ये कब होता है? ये इतनी जल्दी नहीं होता। एयर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है मिलियन में, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर चाहिए होता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन पे आता नहीं है, बहुत हाई ई की वैल्यू है। तो एक्सेप्शनल कंडीशन, अगर इतनी वैल्यू मिल जाए एयर को तो एयर टूट जाती है, एयर का एटम बैड कंडक्टर की बजाय गुड कंडक्टर ही बन जाएगा, उसमें चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा नॉर्मल कंडीशन पे। ये है तो एयर का एटम, क्योंकि एयर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर को कभी कभी हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो और डाइलेक्ट्रिक की टॉलरेट करने की एक स्ट्रेंथ होती है। एयर का एटम ये बोलता है कि मेरी ई की वैल्यू, अगर आप मुझे एक्सटर्नल ई 3 × 10⁶ से कम रखते हो तो एयर का एटम बोलता है मैं टूटूंगा नहीं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा रख देते हो या इसके इक्वल रख देते हो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर मैं टूट सकता हूँ। तो यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ सहने की स्ट्रेंथ कितनी है, 3 × 10⁶। तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, एटम एन इंसुलेटर, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब एयर एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, इसको तोड़ना चाहते हो तो उसकी स्ट्रेंथ बोली जाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी इसके इक्वल है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो ई की वैल्यू है जो एक एटम को ब्रेक कर सकती है। ठीक, तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो मैंने इस प्रोसेस को मेंशन किया हुआ है। जब पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा, पोटेंशियल हाई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ जाएगा, एयर एटम आयनाइज हो जाएगा, एक डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, पॉजिटिव चार्ज कंपनसेटेड हो जाएगी एट एयर के इलेक्ट्रॉन से। नाउ स्फीयर कैन टेक वन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, जब कंपनसेट करेगा पॉजिटिव चार्ज ले लेगा एक्सटर्नल सोर्स से और फिर एयर को ब्रेक डाउन कर देगा, तो हम बोलेंगे एयर के अंदर चार्ज क्या हो गया, लीक होना स्टार्ट होगा। एयर का ब्रेक डाउन हो गया और चार्ज जो आप पीछे दे रहे हो वो लीक आउट होना स्टार्ट होगा। ठीक है आनंद? तो आपने एक चीज नोट की, जब चार्ज मैं स्फीयर को क्यू चार्ज दे रहा था उसका पोटेंशियल भी हो गया था, मैं और चार्ज दे रहा हूँ उसका पोटेंशियल और बढ़ गया। चार्ज देने का मतलब जैसे बाल्टी का पानी दे रहा हूँ, पानी भरता जा रहा हूँ, उसकी हाइट बढ़ रही है, जितना पानी दूंगा उतनी हाइट बढ़ जाएगी, बाल्टी की कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन बाल्टी अगर 25 लीटर की है तो 25 लीटर की है ना, वो 30 लीटर की ऐसे पानी स्टोर कर लेगी, कैपेसिटी कभी चेंज नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, कांस्टेंट लगेगा C,
सी क्या होता है, चार्ज का। चार्ज को डबल करोगे पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, लेकिन सी की वैल्यू विल रिमेन। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। कांस्टेंट होता है किसी मटेरियल के लिए Q/V विच इज अ कांस्टेंट एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि चार्ज पे कूलम साइंटिस्ट ने काम किया था, V वोल्ट साइंटिस्ट ने काम किया था, कैपेसिटर पे फैरेड साइंटिस्ट ने काम किया था, तो यूनिट क्या बनाया कंबाइन करके 1 फैरेड इसकी यूनिट है। न्यूमेरिकल में माइक्रो और पिको फैरेड में कैलकुलेशन चलती है। माइक्रो का मतलब होगा 10 की पावर -6, पिको का मतलब 10 की पावर -12। क्लियर है? नेक्स्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्सटर्नल फील्ड, आप किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, उसकी नेचर देख के आप क्लासिफाई कर सकते हो वो मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिजिकली चार्ज कंडक्टर में मूव कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर जाएगा तो वो कंडक्टर है। इंसुलेटर में फिजिकल मूवमेंट चार्ज की नहीं होती, चार्ज मूव नहीं कर सकता, पर ऐसा हो सकता है कि आप एबोनाइट रॉड एक इंसुलेटर है, उसको रब करें सेल के साथ तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, पर चार्ज एक जगह पर स्टे करेगा, वो मूव नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट अ कंडक्टर। सरफेस पे टिक सकता है पर मूव नहीं करेगा। तो ऐसे मटेरियल को, इंसुलेटर को जिसमें चार्ज स्टे कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। तो फर्क क्या है, अगर ये कंडक्टर है, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे जहां दिए वहां टिके नहीं रहेंगे, रिपेल होकर भाग जाएंगे इधर उधर। अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, मैंने चार्ज दिया इसे इलेक्ट्रॉन, तो जहां है वहां का वहीं रहेगा, मूव तो कर नहीं सकता बिकॉज इंसुलेटर है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट अलाउड नहीं है। चार्ज जहां है वहां का वहीं रहेगा, बस यही फर्क है, चार्ज की मूवमेंट नहीं हो सकती। आपने नोट किया होगा, हमने कई एग्जांपल ये फ्लक्स में नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यानी कि वो चार्ज अंदर स्टे करता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता, तो यानी कि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्लियर है? यहाँ तक कोई माइका की शीट है, एल्यूमिनाइट रॉड का मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक है। कंडक्टर के ऊपर चार्ज जब दिया, उस जगह पर वो स्टे नहीं करेगा, वो भाग जाएगा, ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज जहां दिया वहीं रुक जाएगा, और जब चार्ज भाग जाता है इधर उधर, एक जगह पे टिकता नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिक्स। फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस के अंदर सपोज अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड है, टाइटली बाउंड नहीं होता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं एटम को छोड़ के, मूव कर जाते हैं, तो फ्री चार्ज है। लेकिन न्यूक्लियस और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल के वो भागते नहीं है, वहीं रहते हैं, तो बाउंड चार्जेस है। तो जो चार्ज वहीं रह जाता है न्यूक्लियस जैसा पॉजिटिव, तो उसको बाउंड चार्ज बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता है, उधर फिजिकल मूवमेंट करता है, वो फ्री चार्ज है। तो दो तरीके की टर्म यूज करेंगे, फ्री चार्ज है, बाउंड चार्ज। ये अब क्योंकि हम कैपेसिटर